नमस्कार, मेरा नाम रचना यदुवंशी है और आजकल मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ उपन्यास गोदान पढ़कर सुना रही हूँ। त्योहार की वजह से थोड़ा सा विलंब हुआ, एक दिन का विलंब हुआ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अब तक आपको 38 अध्याय पढ़ के सुना चुकी हूँ और आज 39वें अध्याय की बारी है। 38वें अध्याय में क्या कुछ हुआ तो आपको याद होगा अगर आपने ध्यान से सुना कि मिस्टर मेहता की तकरीर हुई थी विमेंस हॉल में और वहाँ उन्होंने वही पक्ष अपना रखा था जो कि पूरे उपन्यास में हम देखते आए हैं कि मिस्टर मेहता की एक विचारधारा है। उनका मानना है कि स्त्रियों को अपनी सांस्कृतिक परंपराएं और प्रतिबद्धताएं नहीं लांघनी चाहिए। वो सीमा शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन उसको बहुत ही अच्छा सा शब्द संयोजन दे करके उसको सांस्कृतिक, पौराणिक, परंपरागत प्रतिबद्धताएं कहते हैं कि समाज में, देश में, विश्व में जो कुछ भी बचा हुआ है सकारात्मक, रचनात्मक, क्रियाशील, वो महिलाओं की वजह से है और महिलाओं को वो बिल्कुल देवी के स्थान पर प्रतिष्ठित करते हैं कि वो जो करुणा है, जो उसका सेवा भाव है, वो उसको शीर्ष स्तर पर रखता है। और लेकिन अगर महिला या नारियां पुरुषों के क्षेत्र का अतिक्रमण करने का प्रयास करती हैं, अतिक्रमण तो नहीं सीधे तौर पे लिखा है, लेकिन कि अगर वहाँ जाने का प्रयास करती हैं इन द नेम ऑफ इक्वालिटी, यानी बराबरी के नाम पर जब वो पुरुषों के क्षेत्र में जाने लगती हैं तो जाहिर सी बात है पुरुषों जैसी होने लगती हैं, ऐसा मेहता जी कह रहे हैं। और जब वो पुरुषों जैसी होने लगती हैं तो उनकी अपनी जो विशिष्टताएं हैं उस पर उसका क्षीण होना शुरू हो जाता है और इससे जो है समाज का आगामी विघटन तेजी से होने लगता है। तो कुल मिला के मेहता जी जो हैं वो बहुत ही परंपरावादी दृष्टिकोण रखते हैं नारियों के प्रति कि उसका काम है घर में रह करके लालन पालन करना बच्चों का और पोषण करना और अपने परिवेश को सुंदर बनाना, और महिलाओं को बराबरी की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनका कहना है कि वो तो पहले से सर्वोच्च स्थान पर बैठी हैं और इसीलिए उनको देवी कहा जाता है। तो ये सब बहुत ही आदर्शवादी बातें 38वें अध्याय में। और उसमें फिर आपको याद होगा कि बहुत सारे श्रोता और बहुत सारे विमेन चंक के अलावा उनके अपने मित्र जो हैं ओंकारनाथ जी और खन्ना जी, ये सब हैं वहाँ पर। तो वो सब की अपनी अपनी राय है कि वो मिस्टर मेहता की इस तकरीर से सहमत हैं या नहीं। 38वें अध्याय का जो सबसे रोचक हिस्सा था जिस पर ख़त्म हुआ था 38वां अध्याय, वो यह था कि जब तकरीर ख़त्म हो जाती है तो मिस्टर खन्ना जो है वो आलोचना करने की कोशिश करते हैं मिस्टर मेहता की, जो कि मालती जी स्वीकार नहीं करती हैं और वो फिर चलते चलते मेहता जी से कहती हैं कि आप मुझे घर छोड़ दीजिए और भोजन भी कर लीजिए मेरे घर, मैं आपको पिता से मिलवाना चाहती हूँ। तो ये बहुत ही ऐसा मोड़ है जहाँ पर आगे बहुत कुछ होने की संभावना है। मेहता जी मना करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आग्रह पर, मालती जी के आग्रह पर वो चले जाते हैं उनकी कार में। कार में जो कुछ होता है, जो वार्तालाप होता है, वो है असली हिस्सा 38वें अध्याय का। कि बात यूं शुरू हो जाती है कि मिस्टर मेहता कहते हैं कि आपको पता है मिस्टर खन्ना जो हैं वो अपनी पत्नी पर, गोविंदी पर हाथ उठाते हैं। गोविंदी और मिस्टर खन्ना पति पत्नी हैं। तो इस बात पर मालती जी कहती हैं कि आपको दोनों पक्षों की सुननी चाहिए। आपको पता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो अगर वो ऐसा करते हैं तो उसके पीछे कारण होगा। अब मेहता जी इस बात पे कहते हैं कि कुछ भी कारण हो, लेकिन हाथ उठाना कभी भी न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। ये बहुत ही गलत बात है और इसको मैं जानवरों की श्रेणी का व्यवहार मानता हूँ। बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ जाती है, इसी बात पे बात हो रही है कि गोविंदी और मिस्टर मेहता के आपसी संबंधों की, और गोविंदी को मिस्टर मेहता बहुत ही अच्छे स्थान पर प्रतिष्ठित रखते हैं। उनका मानना है कि वो इतना कुछ झेल रही हैं, इतना कुछ बर्दाश्त कर रही हैं मिस्टर खन्ना के दुर्व्यवहार को, फिर भी लेकिन उनके साथ हैं, उनका साथ दे रही हैं और जो है पूरे सब्र के साथ अपने समय की प्रतीक्षा कर रही हैं। तो गोविंदी से काफ़ी प्रभावित नज़र आते हैं मिस्टर मेहता, और जब वो आदर्श नारी की बात करते हैं तो गोविंदी का उल्लेख नहीं करते सीधे सीधे, लेकिन उनकी परछाई उनके कथनों में ज़रूर नज़र आती है। तो जब ये बात होती है, धीरे धीरे ये वार्तालाप कार वाला मुखातिब हो जाता है, यानी टिल्ट हो जाता है
मालती की तरफ। जब वो ये कहती हैं कि आपने कभी जानने की कोशिश की है कि वो क्यों ऐसा करती हैं, तो मेहता उल्टे उनसे कहते हैं कि आपको पता है कि गोविंदी क्या कहती होंगी जब उन्हें कुछ खराब लगता होगा। और ये जो कुछ खराब लगता है, इसकी जब खुल करके बात सामने आती है तो पता चलता है कि मालती को, मिस्टर मेहता जो है वो मालती जी को खन्ना और गोविंदी के बीच के संबंधों का जो खराब होना है उसका कारण मानते हैं। ये बात जब वो कह देते हैं तो मालती जी इसको बहुत व्यक्तिगत आक्षेप से के तौर पे लेती हैं, और पहले तो वो भावुक हो जाती हैं और कहती हैं कि आपसे उम्मीद नहीं थी कि जो ज़माना सोचता है वही आप मेरे लिए सोचते हैं, और मुझे बहुत दुख है। लेकिन फिर वो खुद को संभालती हैं और दृढ़ता दिखाते हुए कहती हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे विषय में क्या सोचता है, दुनिया ऐसी ही है, और मेरे जीवन का सूत्र ये है कि अगर मुझसे कोई मिलेगा तो मैं उससे पूरी विनम्रता और पूरी तहजीब से मिलूंगी, मैं कभी दुत्कारूंगी नहीं, और अगर इसको लेकर के लोग अनर्गल बातें बनाते हैं तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बातचीत जो है वो कटु हो जाती है, चूँकि एलिगेशन है, और मेहता जी सीधे तौर पे एक तरीके से लगा देते हैं। मालती जी को कहते हैं कि आपने कभी सोचा है कि आप ही हैं गोविंदी और मिस्टर मेहता के खराब संबंधों का कारण। फिर जो है बात बिगड़ जाती है, कार में वार्तालाप कटु हो जाता है, मालती जी भावुक हो जाती हैं, थोड़ा गला भी रुंध जाता है उनका, और विक्षुब्ध बहुत हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं वो, और उनका घर आते ही वो कार से उतर जाती हैं, बिना हाथ मिलाए मेहता जी से चली जाती हैं। ये भूल जाती हैं कि उन्होंने भोजन पर भी आमंत्रित किया था। यहाँ अंत हुआ था 38वें अध्याय का। 39वें अध्याय के विषय में आज आपको पढ़ के सुनाऊंगी मैं। 39वां अध्याय। राय साहब को खबर मिली कि उनके इलाके में एक वारदात हो गई है और हुरी के गांव के पंचों ने जुर्माना वसूल कर लिया है, तो फौरन नोखेराम को बुलाकर जवाब तलब किया। क्यों उन्हें इसकी इत्तला नहीं दी गई? ऐसे नमक हराम दगाबाज आदमी के लिए उनके दरबार में कोई जगह नहीं है। नोखेराम ने इतनी गालियां खाई, जो ज़रा गर्म होके बोले, मैं अकेला थोड़े ही था, गांव के तो और भी पंच थे, मैं अकेला क्या कर सकता था। राय साहब ने उसकी तोंद की तरफ भाले जैसी नुकीली दृष्टि से देखा, बोले, बको मत, तुम्हें उसी वक्त कहना चाहिए था। जब तक सरकार को इत्तला न हो जाए मैं पंचों को जुर्माना वसूल नहीं करने दूंगा। पंचों को मेरी और मेरी रियाय के बीच में दखल देने का कोई हक नहीं है। इस दाण बांझ के सिवा इलाके में और कौन सी आमदनी है? वसूली सरकार के घर गई, बकाया असामियों ने दबा लिया, तो मैं कहाँ जाऊं? क्या खाऊं तुम्हारा सिर? ये लाखों रुपए साल का खर्च कहाँ से आएगा? खेद है कि 2 पुश्तों से कारिंदीगिरी करने पर तुम्हें आज ये बात बतानी पड़ रही है। कितने रुपए वसूल हुए थे होरी से? नोखेराम ने सिर पिटा कर कहा, जनाब 80 रुपए। आपको याद है जो होरी से जुर्माना वसूल लिया पंचों ने, ये उसी की बात चल रही है। नकद, उसके पास नकद कहाँ थे हुजूर? कुछ अनाज दिया, बाकी अपना घर लिख दिया। राय साहब ने स्वार्थ का पक्ष छोड़कर हुरी का पक्ष लिया। अच्छा, तो आपने और बगुला भगत पंचों ने मिलकर मेरे एक ऐसे मातबर आसामी को तबाह कर दिया। मैं पूछता हूँ, तुम लोगों को क्या हक था कि मेरे इलाके में मुझे इत्तला किए बगैर आसामी से जुर्माना वसूल कर लिया? इस बात पर अगर मैं चाहूँ तो आपको इस जालिये पटवारी और उस धूर्त पंडित को 7-7 साल के लिए जेल भिजवा सकता हूँ। आपने समझ लिया कि आप ही इलाके के बादशाह हैं। मैं कह देता हूँ, आज शाम तक जुर्माने की पूरी रकम मेरे पास पहुँच जाए, वरना बुरा होगा। मैं एक से चक्की पिसवा कर ही छोड़ूंगा। जाइए, होरी को और उसके लड़के को मेरे पास भेज दीजिए। नोखेराम ने दबी जुबान से कहा, उसका लड़का तो गांव छोड़कर भाग गया हुजूर। जिस रात को ये वारदात हुई उसी रात को भागा है। राय साहब ने रोष से कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हें मालूम है झूठ से मेरे बदन में आग लग जाती है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई युवक अपनी प्रेमिका को उसके घर से लाकर और खुद भाग जाए। अगर उसे भागना ही होता तो उस लड़की को लाता क्यों? तुम लोगों को कि इसमें जरूर कोई शरारत है। तुम गंगा में डूबकर भी अपनी सफाई दो तो मानने को नहीं, मैं मानूंगा नहीं। तुम लोगों ने अपने समाज की मर्यादा की रक्षा के लिए उसे धमकाया होगा। बेचारा भाग न जाता तो क्या करता? नोखेराम इसका प्रतिवाद न कर सके। मालिक जो कुछ कहें वो ठीक है। यह भी न कह सके कि आप खुद चलकर झूठ साच की जांच कर लीजिए। बड़े आदमियों का क्रोध पूरा समर्पण चाहता है, अपने खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। पंचों ने राय साहब का फैसला सुना तो नशा हिरन हो गया। अनाज तो अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा था, पर रुपए तो कब के गायब हो गए। होरी का मकान रेहन लिख गया था, पर उस मकान को देहात में कौन पूछता था?
जैसे हिंदू स्त्री पति के साथ घर की स्वामिनी है और पति त्याग दे तो कहीं की नहीं रहती, उसी तरह यह घर होरी के लिए लाख रुपए का है, पर उसकी असली कीमत कुछ भी नहीं। और इधर राय साहब बिना रुपए लिए मानने के लिए तैयार नहीं थे। यह होरी जाकर रो आया होगा। पटेश्वरी लाल सबसे ज्यादा भयभीत थे, उनकी तो नौकरी ही चली जाएगी। चारों सज्जन इस गहन समस्या पर विचार कर रहे थे, पर किसी की अकल काम न कर रही थी। एक दूसरे पर दोष रखा जा रहा था और खूब झगड़ा हुआ। पटेश्वरी ने अपनी लंबी शंकाशील गर्दन हिलाकर कहा, मैं मना करता था कि होरी के विषय में हमें चुप्पी साध कर रह जाना चाहिए। गाय के मामले में सबको तावान देना पड़ा, इस मामले में तावान से ही गला छूटेगा, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, मगर तुम लोगों को रुपए की पड़ी थी, निकालो 20-20 रुपए, अब भी कुशल है, कहीं राय साहब ने रपट कर दी तो सब जने बंध जाएंगे। दाता दीन ने ब्रह्म तेज दिखाकर कहा, मेरे पास 20 रुपए की जगह 20 पैसे भी नहीं है। ब्राह्मणों को भोज दिया गया, होम हुआ, क्या इससे कुछ खर्च नहीं हुआ होगा? राय साहब की हिम्मत है तो मुझे जेल ले जाएं। ब्रह्म बनकर घर का घर मिटा दूंगा, अभी उनका किसी ब्राह्मण से पाला नहीं पड़ा है। झिंगुरी सिंह ने भी इसी आशय के शब्द कहे। वे राय साहब के नौकर नहीं हैं, उन्होंने होरी को मारा नहीं, पीटा नहीं, कोई दबाव नहीं डाला। होरी अगर प्रायश्चित करना चाहता था तो उन्होंने इसका अवसर दिया था। इसके लिए कोई उन पर अपराध नहीं लगा सकता, मगर नोखेराम की गर्दन इतनी आसानी से नहीं छूट सकती थी। यहाँ मजे से बैठे राज करते थे। वेतन तो 10 रुपए से ज्यादा न था, पर 1000 साल की आमदनी ऊपर से थी। सैकड़ों आदमियों पर हुकूमत, 4-4 प्यादे हाजिर, बेगार में सारा काम हो जाता था। थानेदार तक कुर्सी देते थे। उन्हें यह चैन और कहाँ प्राप्त होता? और पटेश्वरी तो नौकर की बदौलत महाजन बने हुए थे, कहाँ जा सकते थे? 2-3 दिन इसी चिंता में पड़े रहे कि कैसे इस विपत्ति से निकला जाएगा। आखिर उन्हें एक मार्ग सूझा। कभी कभी कचहरी में उन्हें दैनिक बिजली देखने को मिल जाता था। यदि एक गुमनाम पत्र उसके संपादक की सेवा में भेज दिया जाए कि राय साहब किस तरह असामियों से जुर्माना वसूल करते हैं, तो बच्चे लेने के देने पड़ जाएंगे। नोखेराम भी सहमत हो गए। दोनों ने मिलकर किसी तरह एक पत्र लिखा और रजिस्ट्री से भेज दिया। संपादक ओंकारनाथ तो ऐसे पत्रों की ताक में ही रहते थे। पत्र पाते ही तुरंत राय साहब को सूचना दी। उन्हें एक ऐसा समाचार मिला है जिस पर विश्वास करने की उनकी इच्छा नहीं होती, पर संवाददाता ने ऐसे प्रमाण दिए कि सहसा अविश्वास ही नहीं किया जा सकता था। क्या यह सच है कि राय साहब ने अपने इलाके के असामी से 80 रुपए तावान इसलिए वसूल किए कि उसके पुत्र ने एक विधवा को घर में रख लिया था? संपादक का कर्तव्य उन्हें मजबूर करता है कि मामले की जांच करें और जनता के हितार्थ उसे प्रकाशित कर दें। राय साहब इस विषय में जो कुछ कहना चाहें, संपादक जी उसे प्रकाशित कर देंगे। संपादक जी दिल से चाहते हैं कि वह खबर गलत हो, लेकिन उसमें कुछ भी सत्य हुआ तो उसे प्रकाश में लाने के लिए विवश हो जाएंगे। मैत्री उन्हें कर्तव्य पथ से हटा नहीं सकती। राय साहब ने आके ये सूचना पाई तो सिर पीट लिया। पहले तो उनको ऐसी उत्तेजना हुई कि राय जाकर ओंकारनाथ को गिनकर 50 हंटर जमाए और सच कह दें कि जहां पत्र छापना हो छाप दें। इसका परिणाम सोचकर मन को शांत किया, तुरंत उनसे मिलने चले। अगर देर की और ओंकारनाथ ने संवाद छाप दिया तो उनके सारे यश पर कालिमा पुत जाएगी। ओंकारनाथ सैर करके लौटे थे और आज के पत्र के संपादकीय लेख लिखने की चिंता में बैठे हुए थे, पर मन पक्षी की भांति उड़ा उड़ा फिरता था। उनकी धर्मपत्नी ने रात में कुछ ऐसी बातें कह डाली थीं जो उन्हें कांटों की तरह चुभ रही थीं। उन्हें कोई दरिद्र कह ले, अभागा कह ले, बुद्धू कह ले, बुरा नहीं मानते थे, लेकिन यह कहना कि उनमें पुरुषत्व नहीं है ये उनके लिए असह्य था। और फिर उनकी पत्नी को ये कहने का क्या हक है? उससे तो यह आशा की जाती है कि कोई इस तरीके का आक्षेप करे तो उल्टा वो उसका मुंह बंद करे। फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। बेशक ऐसी खबरें नहीं छापते, ऐसी टिप्पणियां नहीं करते कि सिर पर कोई आफत आ जाए। फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। इन काले कानूनों के युग में वो और कर ही क्या सकते हैं? मगर वह क्यों सांप के बिल में हाथ नहीं डालते? इसलिए तो उनके घर वालों को कष्ट न उठाना पड़े। उनकी सहिष्णुता का उन्हें पुरस्कार मिल रहा है। अंधेर है, उनके पास रुपए नहीं है तो बनारसी साड़ी कैसे मंगा दें? डॉक्टर सेठ, प्रोफेसर भाटिया और न जाने किस किस की स्त्री बनारसी साड़ियां पहनती हैं, तो वो क्या करें? क्यों उनकी पत्नी इन साड़ी वालों को अपनी खद्दर की साड़ी से लज्जित नहीं करती? उनकी खुद तो ये आदत है कि किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं तो मोटे कपड़े पहन लेते हैं और कोई कुछ आलोचना करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। उनकी पत्नी में ये आत्म अभिमान क्यों नहीं है? वह दूसरों को ठाट बाट देखकर विचलित हो जाती है, उसे समझना चाहिए कि वह देशभक्त पुरुष की पत्नी है। देशभक्त के पास अपनी भक्ति के सिवा और क्या संपत्ति होती है?
इसी विषय को आज के अग्रलेख का विषय बनाने की कल्पना करते करते उनका ध्यान राय साहब के मामले की ओर जा पहुंचा। राय साहब सूचना का क्या उत्तर देते हैं यह देखना है। अगर वे अपनी सफाई देने में सफल हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो ये समझें कि ओंकारनाथ दबाव, भय या मुलाहजे में आकर अपने कर्तव्य से मुंह फिर लेंगे तो यह उनका भ्रम है। इस सारे तप और साधना का पुरस्कार उन्हें इसके सिवा और क्या मिलता कि अवसर पड़ने पर कानूनी डकैतों का भंडाफोड़ करें। उन्हें खूब मालूम है कि राय साहब बड़े प्रभावशाली जीव हैं, काउंसिल के मेंबर तो हैं ही, अधिकारियों में भी उनका काफी रसूख है। वो चाहें तो झूठे मुकदमे चलवा सकते हैं, गुंडों से राह चलते पिटवा सकते हैं, लेकिन ओंकार इन बातों से नहीं डरता। जब तक उसकी देह में प्राण है वे आतताइयों की खबर लेता रहेगा। सहसा मोटर कार की आवाज सुनकर वे चौंके, तुरंत कागज लेकर अपना लेख लिखना आरंभ कर दिया और एक ही क्षण में राय साहब ने उनके कमरे में कदम रख दिया। 39वां अध्याय आज मैं यहाँ खत्म कर रही हूँ। 40वें अध्याय में हम सुनेंगे कि संपादक जी का और राय साहब का क्या वार्तालाप हुआ और किस तरीके से क्या संपादक जी अपना संपादकीय में राय साहब को कसूरवार बताएंगे या राय साहब की दी गई दलील से वो संतुष्ट हो जाएंगे और अपने विचार और अपने लेख से गुरेज कर लेंगे। मिलते हैं 40वें अध्याय के लिए अगले सप्ताह। बने रहिए रचना यदुवंशी के साथ और प्रेमचंद जी के गोदान के साथ। बहुत शुक्रिया। नमस्कार।